आज 26 जनवरी 2025 एक बार फिर भारत अपने गणतंत्र रिपब्लिक की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। सारे हिंदुस्तान के शहरों में, कैपिटल सिटी में हो रहा है, छोटे मोटे शहर में तो कुछ नहीं होता, गांव में भी कुछ नहीं होता है। जहाँ ये नेता है, पॉलिटिशियन है, वहीं होता है। तो ये इनको तो बदमाशी के सिवा कुछ लेना देना नहीं है। काय का गणतंत्र तो किसका? बेईमानी से, चोरी चिगारी से इलेक्शन जीत के आ गए और नेता बन गए। तो एक आम आदमी को तो शांति से जीने दो भाई। ये तोपें, मिसाइल्स, फौजी आर्मी डरा रहे, जनता को धमका रहे, हवाई जहाज पर गड़गड़ कर रहे। ये फाइटर प्लेन है, ये बम्बर है, बम गिराने वाला, खोपड़ी पे आपकी ये हेलीकॉप्टर है। क्या मतलब है भाई? क्या हमें रोज आगे दिल्ली की जनता को, या पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल की जनता को डरा रहे? वहाँ के नेताओं को धमकाने लगे हो क्या? वहाँ के धमका रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब धमकाओ, मारो, जो करना, काटो और कटो, हमें ना दुख दो भाई। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी 2024 में ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े महान पुरुष हैं। तो इन्होंने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये श्रीलंका का आपको नक्शा दिखा रहा हूँ जो हमारा पड़ोसी है। और ये छोटा सा, ये कच्चा ट्यूब है, एक ये इसलेट है, ये कच्चा, ये लिखा ना कच्चा ट्यूब, ये कच्चा ट्यूब आप देख रहे हैं ना, ये लाल में जो है शेडेड, ये कच्चा ट्यूब है। ये कच्चा ट्यूब जो है छोटा सा एक इसलेट है। और क्योंकि हमारे जो है, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडिया भी और श्रीलंका भी, तो इसमें जो था तमिल आदमी जो है, श्रीलंका में चाय के बागान है, खेत है, चाय की बहुत अच्छी उपज होती है, क्वालिटी भी चाय की है। श्रीलंका एक्सपोर्ट भी बहुत करता है। तो वहाँ पे जो है चाय के बागानों में ये तमिलनाडु से आदमी, जो तमिल से, वो वहाँ के खेतों में आदमी और सब बच्चे, सब पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ पे उसमें जाते थे काम करने के लिए, वो वहीं जाके बस गए। ये जो इलाका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये जाफना जो लिखा है तमिल, ये जाफना, ये सारा इलाका जो है, ये तमिल डोमिनेटेड इलाका, डोमिनेट कर रहे हो। इसमें सब तमिल बसे हुए हैं और कुछ मुस्लिम भी बसे हुए हैं। तो इसलिए मोदी जी ने 2024 में यूपी में, तमिलनाडु में जाके नहीं कहा, केरल में जाके नहीं कहा, यूपी के अंदर कह रहे हैं उनकी ये जो है कच्चा टीवी। तो ये तो मेरा इलाका है, कच्चा टीवी मेरे देश का इलाका है, हिंदू राष्ट्र का इलाका है, तो कच्चा टीवी। और सारे अखबारों में हल्ला मचने लगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब ये तो विश्व गुरु हैं, अंतर्यामी है, इनको कौन समझाए? बड़े बुद्धिमान आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है। इनके पीछे 3 करोड़ की आरएसएस की सेना है, जो अपने आप को पैरामिलिट्री फोर्स कहती है, अर्धसैनिक बल। और 10 लाख के जो सैनिक है, वो ये बीएसएफ है, सेंट्रल पुलिस, आर्म पुलिस जो फोर्स है, 10 लाख इसके, और फिर 13 लाख की आर्मी। ये कच्चा ट्यूब पे इन्होंने कब्जा करने का ओपनली अनाउंस कर दिया पब्लिक मीटिंग में। अरे चुपचाप कर लेते भैया, पब्लिक मीटिंग में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? श्रीलंका की जनता डर गई। श्रीलंका में से 2 ही पार्टी होती थी, एक भंडारनाके के उसकी फैमिली की थी, एक और दूसरी थी। कभी किसी की सरकार बन जाती थी, कभी किसी की। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की कभी सरकार बनी ही नहीं श्रीलंका में। अब क्या हुआ, श्रीलंका की जनता घबरा गई कि ये तो भैया, ये नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखें गड़ा दी हैं इस पे, ये तो छीन लेगा, मारा मारी करेगा, हत्या होगी, हिंसा होगी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो इनके बस की कोई बुद्धिस्ट है, ये सिंगला जो बुद्धिस्ट है, और बुद्धियों का हिंदुओं का तो झगड़ा है।
अब से नहीं है, बहुत पहला है। जब 712 में 712 आफ्टर दैट एडी में तो मोहम्मद बिन कासिम आए थे और सिंध पे कब्जा कर लिया था, तो जो ये इसका सौराष्ट्र का इलाका है गुजरात का, उस पर भी कब्जा कर लिया था। और ये बुद्धिस्ट जो है, क्योंकि शांति अमन शांति अहिंसक है, और जैन, इनको राजा देहर ने बुलाया तो था लड़ने के लिए, ये लड़े नहीं। नतीजा क्या हुआ, ये खड़े रहे आराम से, राजा देहर हार गया। तो मोदी को ये सब बुद्धिस्टों से बड़ी दुश्मनी है। और 8वीं शताब्दी में जो आदि शंकराचार्य हुए थे, कभी तो सारे आदमी सनातन धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए, जैन बन गए, बुद्धिस्ट बन गए, मारो इन्हें। तो ये मारा मारी की इनके जो बुद्धों के विहार होते उसमें आग लगा दी, औरतों को रेप किया, बच्चों को मार दिया, इनके जो स्तूप होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया 8वीं 9वीं सेंचुरी में। उस टाइम मुसलमान नहीं आए थे गुजरात को छोड़ के, बाकी नहीं आए थे, नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं आए थे। वो तो 11वीं सेंचुरी में आए, मोहम्मद गौरी जो आया था, जिसको जयचंद का जो मेहमान था, पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए बुलाया था। तो अब ये जो है, इन्होंने मोदी जी ने ये जो आग लगा दी कच्चा टीव की, अब भाई सबको अपने बचाव का, सेफ्टी का तो सिक्योरिटी का सबकी जिम्मेवारी है, उसका बर्थ राइट है। तब उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इलेक्शन में जो किसी का वो कम्युनिस्ट पार्टी थी कभी जीती नहीं, कोई थी नहीं, कोई इलेक्शन में म्यूनसिपलिटी का नहीं था पंच मेंबर, उन्होंने सब आदमियों ने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दिया और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्टों से तो आरएसएस वालों को दुश्मनी है, तो बहुत सी वजह हो गई, नेहरू की नाराज, नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की नाराजगी। एक तो ये हो गई कच्चा टीव, भाई कैसे तो झगड़ा चालू, उसको कोई बहाना तो चाहिए। शेर जो था एक नदी में ऊपर पानी पी रहा था, नीचे बकरा पानी पी रहा था, तो शेर ने को भूख लग रही थी, तो शेर ने कहा बकरा मैं तो खाऊंगा, तूने नदी का पानी छूटा कर दिया। वो 75 तरह की कहानी है ना। वो बकरे ने कहा भाई मैंने कहा झूठा कर दिया, पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मेरा पानी आपके पास कहाँ जा रहा है, ऊपर पानी ऊपर चलता है क्या नदी में, ऊपर से अच्छा। उसने कहा नहीं तूने झूठा किया, मुझे तो मैं तो इसे खाऊंगा, वो खाना था तो खा गया। तो अब वो यही मोदी ने करने की कोशिश की कि मुझे खाना है श्रीलंका तो खाना है, बुद्धिस्ट को मारना है तो मारना है, हिंदू राज का हिस्सा बनाना है तो बनाना है। तो अब जो है उसने क्या काम किया भाई, सब कुछ जो था, एक तो सबसे पहला काम किया कि कम्युनिस्टों को प्रेसिडेंट बना दो, प्रधानमंत्री सारी उसी की पार्टी की जीते, जो कभी नहीं जीते। 80 साल में पहली दफ़ा हुआ है 2024 में कि कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रपति बना है, एक कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बना है। तो अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए भाई, भारत की तो बहुत बड़ी सेना है, इसके पास तो 10 लाख सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस और कितने और भी बहुत सारे नाम हैं, और 10 लाख की तो सरकारी भी और 25 लाख की आरएसएस के हैं जो प्रचारक हैं और स्वयंसेवक है। तो अब उसने कहा इसका तो कोई मुकाबले का तकड़ा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा। अभी गामा पहलवान से लड़ने के मुझ जैसे छोटे मोटे 80 साल के बुढ़े को थोड़ा लड़ाओगे आप, कि जवान आदमी को ताकतवर लड़ाओगे। तो उन्होंने क्या काम किया, अब जो राष्ट्रपति जी बने हैं कम्युनिस्ट, वो जनवरी में 2 दफ़े चक्कर लगा दिया, एक दफ़े में शायद नहीं बन पाया, तो 2 चक्कर लगाए उन्होंने राष्ट्रपति ने और समझौता कराए वहाँ पे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने ये लाल पेन से लगा हुआ निशान, ये तो ईस्टर्न कोस्ट है श्रीलंका का, वेस्टर्न कोस्ट ये है कोलंबो, ये जो है वेस्टर्न कोस्ट कोलंबो जो दिखाई दे रहा है आपको लाल, ये। और ईस्टर्न कोस्ट पे उन्होंने 99 साल की लीज पे, 99 ईयर्स की लीज पे, और रिफाइनरी बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल है उसको पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ये ज़मीन जो है 99 ईयर्स की लीज पे दी। ये एयरपोर्ट में दिखाया ना, 99 ईयर्स 99 साल की लीज पे दी। 99 साल की लीज तो परपेचुअल लीज कहलाती है, रिकॉर्ड परपेचुअल लीज। 10-20 साल वाली 99 ईयर्स की, जैसे कि जब लड़ाई में ओपियम वार हुई थी, अफीम की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना की, तो चाइना ने हारने के बाद 99 ईयर्स के हांगकांग दे दिया था इंग्लैंड को।
और फिर जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो वापिस तो 99 साल हो गए पूरे, तो भाई इसको उन्होंने 99 साल के बाद वापिस दे दी। इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने चाइना को जमीन वापिस दे दी, लीज पूरी हो गई तो कहानी खत्म हो गई। तो ये जो इलाका, अच्छा इसमें क्या है, ये तिरुमक्कल ये पोर्ट है ना, ये नेचुरल सी वाटर पोर्ट है। ये लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ये नेचुरल सी वाटर पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है। यहाँ बड़ा सा बड़ा ऑयल टैंकर आकर हो सकता है। श्रीलंका में तो क्रूड ऑयल होता नहीं, आएगा कहीं से बाहर से, गल्फ से आए, कहीं से आए, सऊदी अरब से आए, तो वो यहाँ के आके और यहाँ रिफाइनरी, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के अमेरिकन फौजों को सप्लाई करने के लिए यहाँ ऑयल टैंक बने थे इसी इलाके में। इंडिया को कई दफ़ा ऑफर किया चाइना ने, भाई आप रिफाइनरी लगा दो यहाँ, ये ऑयल टिकट टैंक भी आप इस्तेमाल करो। इंडिया को, नरेंद्र मोदी को 2 दफ़े वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आके ऑफर किया कि भाई आप रिफाइनरी लगा दो और ये ऑयल टैंक भी इस्तेमाल कर लो। जो फर्स्ट वर्ल्ड 1941-44 के बीच में तब के बने हुए खाली पड़े हुए, इस्तेमाल नहीं हो गई। पर नरेंद्र मोदी कैसे कर ले भाई? अगर जो वो अडानी को कहते अडानी को दे दो कॉन्ट्रैक्ट तो दे देता है, बाकी अडानी के अलावा किसी को नहीं दिलाएगा, मुकेश अंबानी को नहीं दिलाएगा। अब अडानी जो ऑयल के बिजनेस में नहीं है तो इसलिए वो लो लेगा नहीं, जो उसका बिजनेस की लाइन ही नहीं है, ये उसके बिजनेस की लाइन दूसरी है, प्रोफाइल। तो इस दुनिया पर क्या करता बढ़ के क्या नहीं, तो उसने ये 99 ईयर्स की लीज पे, अब कितनी जमीन है तो मुझे पता नहीं। अब इसमें क्या होता है, जो लीज पे होती है वो 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट है प्रीमियम, वो हैवी अमाउंट होता है, जो लैंड की वैल्यू होती है उसका तब 2.5% होता है प्रीमियम, और जितना प्रीमियम होता है उसका 1.5 या 2% जो है एनुअल ड्रॉप होता है। तो जो श्रीलंका ने चाइना से जो लोन लिए हुए थे वो प्रीमियम के जगह आगे से एडजस्टमेंट हो गई ज़मीन के, अब एनुअल ड्रॉप देना पड़ेगा। तो यानी कि श्रीलंका लोन वापिस देने से बच गया, चीन की उगाही हो गई तो उस पर पैसे नहीं देने के वापस, उसकी जगह ज़मीन दे दी। तो पैसे की ज़मीन दे दो, बात तो एक ही है ना। तो अब ये जो है ये 90 की लिस्ट पे चला गया। अब जो कच्चा टीम का मामला आया, मैं फिर उस पर लौटता हूँ। ये था कि तमिल ये जाते थे वहाँ, जब ये 47 में पार्टीशन हो गया, उससे पहले जो था 46 में श्रीलंका अलग हो गया, तो ये तमिलों का झगड़ा रह गया। तो जो जब लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के प्रधानमंत्री, और सुरमुरा जो थी वहाँ की प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की, दोनों में समझौता हो गया कि भाई इस डेट तक उन्होंने एक डेट फिक्स की थी 66 की, शायद अक्टूबर का कोई महीना था, कि जो आदमी तमिल वहाँ से इंडिया में आ गए वो तो इंडिया के सिटीजन हो गए, और जो श्रीलंका में रह गए तमिल वो सिटीजन श्रीलंका के रह गए। अच्छी बात है भाई, जैसे इंडिया में पाकिस्तान का हुआ था कि जो आदमी इंडिया के हो इंडिया के सिटीजन हो गए, जो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान के सिटीजन हो गए। सब जगह यही होता है, तो इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं। तो एक समझौता हो गया। उसके बाद जो था, अब सवाल समझौता हुआ बुद्धिस्ट थे, तो नरेंद्र मोदी को बात पसंद है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट तो इसके दुश्मन है, जैनी भी दुश्मन हिंदुओं के, इनकी वजह से हिंदू कमजोर हुए हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ हुई, अब ये कच्चा ट्यूब है क्या? कच्चा ट्यूब 265 एकड़ लैंड है, 265 एकड़ लैंड है, बहुत लंबा चौड़ है डिजाइन, और वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट। ये मछुआरे जाते अपने फिशिंग नेट सुखा लेते हैं, वहाँ पे से एक ही परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कच्चा ट्यूब में, बाकी कोई नहीं है। तो ये जो था सेंट एंटोनीस चर्च, एक कैथोलिक चर्च है, और ये तकरीबन 150 साल पहले बनी थी। तो जो इंडिया के ईसाई हैं, पादरी हैं, और श्रीलंका पादरी हैं, साल में 1-2 दफ़े वहाँ पूजा करने चले आते हैं जीसस क्राइस्ट की, धन्यवाद करने के लिए। अब सवाल यह, चर्च जो है क्रिश्चियंस की है, क्रिश्चियन से भी मोदी का आरएसएस की दुश्मनी है, बुद्धिस्ट से भी दुश्मनी है, मुसलमानों से भी दुश्मनी है, क्योंकि जो ये तमिल है वहाँ पे तमिल इलम की डिमांड चल रही थी। बहुत सारे बहुत आदमी मर गए, पता नहीं कहते 30-40 हज़ार या 50 आदमी मर, जगह जगह बम फटे, एक प्रेसिडेंट मर गया। तो बहुत से साल चली लड़ाई। अब ये हिंदुस्तान की बहुत तो 15 दिन की लड़ाई चलने वाली है, वहाँ चली कई साल तमिल इलम को लेकर, तमिल टाइगर्स
तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि भाई एक समझौता हुआ राजीव गांधी का और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर में, और प्रभाकरण होता था LTT का चीफ, तमिल टाइगर्स रिवोल्यूशन फोर्स, वो उसका चीफ होता था। उसको अब क्या हुआ कि वो उसका कमांडर था। अब राजीव गांधी की बात मानने को तैयार नहीं, वो राजीव गांधी आया दिल्ली मिला तो सही, और उसने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर लड़ाई हुई। तो राजीव गांधी इंडियन IKP, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेज दी। वो 2 साल तक इनसे तमिल से लड़ते रहे। एक लेफ्टिनेंट, दो बल्कि दो लेफ्टिनेंट जनरल गए थे वहाँ खुद लड़ने के लिए। नतीजा क्या हुआ कि तो IKPF के तकरीबन 3000 जवान ऑफिसर्स तमिल टाइगर से लड़ते हुए मारे गए। आखिर में इलेक्शन में जो नया राष्ट्रपति बना उसने कहा तुम जाओ, वापिस जाओ, हम अपना घर का मामला आपस में निपटा लेंगे तमिल टाइगर से। कहा ठीक है, मैं फौज को आना पड़ा वापस, इच्छा ना होते भी, ये तो कब्जा करके बैठ गए थे। तो ये जो है इलाका जो इंडियन आर्मी गई थी, ये जो मैं आपको इसमें ये रेड सर्कल लगाया हुआ है मैंने, ये जाफना, और इसके यहाँ गई थी वो लड़ने, नॉर्दर्न जो है नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें श्रीलंका में। खैर भी लड़ो, फौज का काम तो जो हुक्म तामील होगा, जीतो या हारो, उससे कोई मतलब नहीं होता। कल जीतते भी हार तो 3000 आदमी मरवा के और वापिस लौट के आए, नाकामियाँ फेल हो गई इंडियन आर्मी। अब इन्होंने फिर दोबारा ये कच्चा टीम को लेके आंख दिखानी शुरू किया, लाल आंख किया मोदी ने। तो अब चाइना भाई दे रही, उसका एक तो उधार चुकता हो गया लोन, ग्राउंड लेंथ एनुअल देता रहेगा। बहुत तेज स्पीड होती है रिफाइनरी बनाने की, चाइना के तो बहुत तेज प्रोजेक्ट चलते हैं, वो बना देगा। तो श्रीलंका की ऑयल जो क्रूड, ये डीजल पेट्रोल ये सब मंगाता है इंडिया से, उसकी वही अपनी लोकली हो जाएगा काम और सस्ते में हो जाएगा। तो ये फायदा एक जो ये कोलंबो पोर्ट है, ये कोलंबो पोर्ट, ये वेस्ट कोस्ट जो है इसका श्रीलंका का, यहाँ पे जो था कोई 6-7 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ श्रीलंका की गवर्नमेंट में और चाइना की गवर्नमेंट है कि वो कोलंबो पोर्ट जो है इसको डेवलप और ज़्यादा डेवलप करेगा। ये अंग्रेजों के जमाने का, ये भी डीप सी वाटर है। इंडिया के पास कोई डीप सी वाटर पोर्ट नहीं है। जितने भी बड़े ये ऑयल कंटेनर वगैरह होते हैं, बड़े शिप्स होते हैं, ये यहाँ आते हैं कोलंबो, और यहाँ से कोलंबो से ये छोटे जहाज़ों में जो है पे इंडिया आते हैं। तो ये भी बड़ा पोर्ट है और ये भी बड़ा पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, नेशनल पोर्ट है। तो अब वो चाइना ने कहा भाई इसके बदले हमें डेवलप तो कर देते हैं। तो उन्होंने कहा समुद्र में से जमीन निकाल दो, रिक्लेम लैंड। वो सारी दुनिया में होता, बम्बई में भी जो ये बना हुआ है, क्या नाम है, मरीन पॉइंट, जहाँ एयर इंडिया का भी ऑफिस होता था, सारा वो रिक्लेम लैंड है ना, समुद्र निकाल देते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा भी अगर जो उन्होंने जो है तकरीबन ये 400 एकड़ जमीन वहाँ पे कोलंबो पोर्ट के पास समुद्र से निकाल ली, रिक्लेम कर ली, तो उसकी 1/3 तकरीबन 125 एकड़ ज़मीन जो है वो तो उसकी कॉस्ट था डेवलपमेंट में, वो जो है उसकी हो गई चाइना की इन परपेचुइटी। और वहाँ पे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा और उसमें इंडस्ट्री लगाएगा, ये कोलंबो पोर्ट के पास श्रीलंका से एक्सपोर्ट के लिए। इसकी जो ऑनरशिप होगी वो इसकी होगी चाइना की, जो ये रिक्लेम्ड लैंड है, जो उसने 2/3 बांग्लादेश को दे दिया, उसका मालिक वो, 1/3 जो चाइना की हो गई उसका मालिक वो, ये ऑनरशिप राइट हो गए। तो यानी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में वो चाइना को जो है मोदी ने ऐसी अकलमंदी की, काम नहीं किया, सहयोग नहीं दिया उन्हें, तो वहाँ की सरकार को, क्योंकि बुद्धिस्टों से दुश्मनी है, तो वो चाइना को दे दिया। भाई भाई तुम नहीं दे रहे मदद को, तो और किसी से मदद लूँगा, किसी को तो लूँगा ना, मैं अपने तो बस की नहीं है। तो वो तो दो भी बैसाखी, एक मोदी दे देता, एक जिपिंग दे देता चाइना का प्रेसिडेंट। ये तो कोई बैसाखी देकर राजी नहीं, ये तो अडानी के, गौतम अडानी के सिवाय किसी को कोई देगा नहीं, ना दिया ना देगा। अब ये झंझट पैदा हो गया बड़ा कि
ये कोलंबो पोर्ट पे आते थे शिप, जासूसी के जो शिप होते हैं बड़े एडवांस है। तो ये मोदी अपोज करता था उसे, भाई इनको बताने दो। वो कभी सुन लेते थे, कभी नहीं भी सुनते थे इंडियन गवर्नमेंट की। अब ये जो है तो ईस्टर्न कोस्ट पे ये बन गया 99 की इलीस पे डीप सी वाटर पोर्ट है। अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए वहाँ ऑयल टैंकर, वहाँ पे चाइना की शिपाएँ, पैसेंजर शिपाएँ, क्रूड ऑयल के शिपाएँ, जासूसी के शिपा, उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके परमिशन लीज में उसके मालिक बन गए, लैंड यूज के उनको राइट मिल गए एज पर एग्रीमेंट, लीज डीड 99 था, 99 उसका। तो ये वेस्ट कोस्ट पे कुछ था, ये अब ईस्ट कोस्ट तो परमानेंटली खो दिया मोदी ने श्रीलंका। ये तो घुस नहीं सकता, इंडियन शिप कोई नहीं हो सकता। और ये जो है इसके ऊपर ये तमिल का इलाका है, ये जो है जाफना और ये सब इलाका तमिल है, इसमें कुछ मुस्लिम भी है। अब सवाल ये बुद्धिस्ट है इसके, मोदी की आरएसएस की दुश्मनी, मुसलमान और हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर कब्रिस्तान वो लेके झगड़ा मोदी का आरएसएस था। तो यानी कि प्रैक्टिकली देखें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विश्व गुरु ने, ये श्रीलंका जो है चीन के हवाले कर दिया। बहुत बड़ी पद पावर है, पैसा भी बहुत है। तो ये श्रीलंका जो है नाउ इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय चाइना इवन नॉर्थ। अब सवाल ये तमिल इलम एक आइडियोलॉजी है, ये दो वर्ड नहीं है। तमिल इलम जो है उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इंडिया से उसने मल्टी बैरल गन मांगी थी वहाँ के प्रेसिडेंट ने, राजीव गांधी नहीं दी इन्होंने, जब ये तमिल तो हमारे भाई हैं, इनको कैसे तुम्हें मारने के लिए देते मल्टीपल। वो 24 उसमें बैरल होते हैं, 24 रॉकेट जाते हैं, 3 मिनट में 24 रॉकेट फायर हो जाते हैं। और पाकिस्तान ने दे दी वो, तो मुसलमान तो थोड़े ही है ना, और थोड़े से मुसलमान मर जाते, क्या पाकिस्तान भेज देगा अपने और मुसलमान भाई, ये और कहीं से आ जाएंगे। तो इंडियन ने तो तमिल्स को बचाने के लिए नहीं दी, और उसको तमिल से उसकी मोहब्बत थी, पाकिस्तान को दे दी उसने। दूसरा, जब वो उसमें यूएस में ट्रेड टावर पे कुछ शैतानों ने हवाई जहाज टकरा दिए, वहाँ आदमी मर गए। तो भी किसी भी चीज़ का लड़ाई ना, तो फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो वो पैसा आता था यूएस से, यूरोप से, इंग्लैंड में भी बहुत तमिल बसे हुए हैं। मैं जब पेरिस गया था, तो जब लौट रहा था मैं वहाँ खाना खा के, वहाँ एक रोड पे एक ही साइड में 6-7 वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मद्रास कैफ़े, मद्रास रेस्टोरेंट। तो जब मैं खाना खा के लौट रहा था अपने बेटे के साथ, तो बेटा जा तेज चलता, मेरे घुटनों में, मैं बुढ़ा हो गया उस टाइम, मैं 77 ईयर्स का हो गया था। तो मैं जहाँ लड़ला के चल रहा था, मेरा कूड़ा जो ठीक काम नहीं कर रहा था, वो मैं स्लो चल रहा था। ये मेरे बेटे, बहू, पोते पोती सब आगे निकल गए मुझसे। तो मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट के बाहर उसके गिलास के ऊपर तमिल टाइगर का जो चीफ था प्रभाकरन, उसका 5 फुट ऊंचा फोटो चिपका हुआ था। मैं पहचान गया, तो मैंने बेटे को आवाज़ दी। ये बेटा लौट के आया, क्या बात हो गई पापा को, तो मोहित, तो इतने जो उसके बाहर चेयर पर बैठा हुआ था आदमी, मैंने पूछा भाई ये प्रभाकरन है, एलटीटी लीव आ रहा है? तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से, कौन हो आप कहाँ से आए हो? मैं कभी मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मेरे दिल्ली से कहते के साथ ही वो दरवाजा खोल कर अंदर चला गया। उसने सोचा इंडियन गवर्नमेंट को जासूस है। अरे मैं किसकी जासूस, मैं तो अपना जासूस नहीं हूँ, किसी दूसरे की जासूसी क्या करूँगा मैं तो गद्दार आदमी हूँ, दे तो रही हूँ कि मुझे उससे क्या ले, मैं किसकी गद्दारी करूँगा। 2 टाइम रोटी खानी है, 80 साल का हो गया। तो और बेटा लौट के आया, उसने भी देखा कि ना पापा है तो प्रभाकरन का फोटो। तो ये पेरिस में भी एलटीटी वाले बैठे हुए हैं। फिर मैं एक दफ़े जब केरला गया था बेटे के साथ, तो टैक्सी से निकल रहे थे वहाँ गांव में, वो सेम फोटो एक दुकान के बाहर पेस्ट हुआ था प्रभाकरन का, एलटीटी का चीफ।
तो मैंने बेटे को, मैं आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो टैक्सी में मैं कहा देख बेटा प्रभाकरण का फोटो। कहता वो देख नहीं पाया, मैंने देख लिया, वो पीछे था ना, कार तो तेज चल रही थी 80 की स्पीड से, तो वो नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पे तमिलनाडु में भी देखा, तो वो आइडियोलॉजी जो है तमिल की वो ख़त्म नहीं हुई, और जो सारे आदमी नहीं मरे, प्रभाकरण के साथ जो थे 150-200 आदमी मरे थे, उसके दोनों बेटे भी मर गए थे, बेटी उसको थी नहीं कोई। उसके पेरेंट्स जो थे हैदराबाद में थे, माता पिता इंडियन गवर्नमेंट के गेस्ट थे, वो हैदराबाद में इंडिया के हैदराबाद के फोर्ट में उसमें गेस्ट हाउस था इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर रहते थे वो दोनों। तो अब तमिलनाडु में 2 कैंप हैं, LTT वार लोग हैं। तो श्रीलंका गवर्नमेंट से कुछ आदमी तो वापिस लौट गए थे समझौते के बाद, कुछ आदमी नहीं गए। वो आज भी तमिलनाडु को 2 कैंप में, और उसका जो खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तमिलनाडु सरकार को दोनों कैंप के मेंटेनेंस के लिए। और जो प्रभाकरण की वाइफ है, वो जब लड़ाई चली वो उस टाइम इंडिया में थी, वो हैदराबाद में अपने सास ससुर के पास, और बाप और दोनों बेटे वहाँ थे, मारे गए वहाँ लड़ाई में। तो अभी भी वो साल 2 साल में 1-2-3 दफ़ा वो जो LTT वाले के जो कैंप हैं श्रीलंकन रूसी है, उनमें मिलने आती है उससे। और तमिल रिवोल्यूशन आर्मी जो तमिलनाडु की है, 1954-55 से 56 तक वो आज़ादी की डिमांड कर रहा था तमिलनाडु। अन्नादुरई जो था, जब चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसने छोड़ दी। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वो तमिलनाडु की आज़ादी की मांग करता रहा डिमांड। 1956 में चीफ मिनिस्टर बन गया, फुल मेजोरिटी मिल गई DMK को, कहानी खत्म हो गई, अपनी सरकार बन गई तमिल से। और तब से आज तक 2025 तक तमिलनाडु में 2 पार्टी, कभी BJP की, कांग्रेस की, कभी सरकार ही नहीं रही तमिल। ये दिल्ली बेस्ड जो बात है इनकी नहीं है, कोई सुनता। मोदी कोई वहाँ पंचायत का एक इलेक्शन नहीं जीत पाया। एक IPS को गवर्नर बना कर रखा हुआ उसने जासूसी के लिए, उस क्या नाम है उसका, रवि, IPS ऑफिसर रिटायर्ड। उसकी बेटी जो है मोदी की चली है इसके ऑफिस में, इसको खुश करने के लिए उसने अपनी बेटी दे दी, उसके बड़े उसको गवर्नर बना दिया तमिलनाडु का। खैर ये तो चलता रहता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो अब ये तो हो गया। तो मैंने जो आपको अर्ज की है, ये 265 एकड़ के पीछे ये ले भी ले तो क्या मिल जाएगा मोदी को, RSS को क्या मिल जाएगा। अरे यूपी में तो बहुत जमीन है, अब वहां पे अनाउंस कर रहा है, अनाउंस करना है तो तमिलनाडु में जाके। तो यूपी वालों को क्या लेना देना कच्चा टीवी से, और 265 एकड़ जमीन को लेके क्या करेंगे। यूपी की तो 26 करोड़ की आबादी है, और 26 करोड़ को बसा देगा कच्चा टीवी में 265 एकड़ जमीन में। योगी बसा देगा, मोदी बसा देगा। अब फिर रोटी कहाँ से देगा, वो पानी तो है नहीं पीने के लिए। एक चर्च बनी हुई है, वो भी ईसाइयों की, मंदिर में नहीं है वहाँ। अब ये कहेंगे तो मंदिर तोड़ के चर्च बनाई थी, इसके नीचे शिवलिंग मिलेगा, तो तोड़ो इस चर्च को, तोड़ देंगे अगर जो कभी कब्जा कर पाए। मगर अब चाइना इसको कब्जा नहीं करना देगा कच्चा टीवी पे। अब जो है इसमें ये आदम ब्रिज, जब ये हमारे एक और BJP के भाग देता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, कहाँ गया ये, नहीं इस नक्शे में नहीं आ रहा है वो, नहीं ये आ गया मुझे दिखाई देगा। ये आदम ब्रिज जहाँ से हनुमान ने और ये तीर चला के राम ने पुल बनाया था, ये रहा पुल, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये सफेद, ये तो श्री रामचंद्र जी ने ये पुल बनवाया था। बनवाया होगा भाई, मोदी जी कहते तो बनवाया होगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं बनवाया था तो बनवाया होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उनके दावे को मान रही तो माने, मगर यहाँ तो पानी है इस बार, वो पुल होगा तो जमीन में डूब गया होगा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिखाई तो देता नहीं है। मैं रामेश्वरम गया था,
और धनुषकोटी तक गया था। वहाँ से देखो 22-23 किलोमीटर है श्रीलंका, लैंड भी उसकी शायद 23 किलोमीटर है, और नहीं 33 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली मोटे तौर पर। और धनुषकोटी से जो है ये तक 23 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है वहाँ से धनुषकोटी। जो वो तूफान आया था उसमें रेलवे का ट्रैक तो टूटा पड़ा है, स्टेशन की छत उखड़ गए, उसके पिलर्स खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन ट्रेन जाती थी धनुषकोटी तक, तो मैं तो रोड से गया था एक जीप में किसी की बैठ के, तो वो मछली पकड़ने वाले थे, वहाँ तो चाय नहीं मिले पीने के लिए धनुषकोटी पे आपको। और जो ये रामेश्वरम से ये 62 किलोमीटर है, क्योंकि रामेश्वरम से तकरीबन 20-22 किलोमीटर तो ये धनुषकोटी है, होगा 2-4 किलोमीटर प्लस माइनस, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ भाई कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि ये चर्च के तो इनको तोड़ने के लिए चाहिए, तो जरूर वहाँ मंदिर होगा, तोड़ के वहाँ से शिवलिंग निकालना है इस नाम से। वो चर्च तोड़ेंगे ईसाइयों की, 150 साल पहले बनी थी। एक तो इसलिए इसको चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए, हिंदू ईसाई भी करते हैं। इन्होंने तो 250 चर्च मणिपुर में तोड़ दिया ईसाइयों की हिंदुओं ने, तो इस चर्च को कैसे छोड़ेंगे? ये तो अकेली है, या आबादी भी कुछ नहीं है। एक हिंदू पलीता लगा देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे, निपट जाएगा, तिया पाछा हो जाएगा का चर्च का। और जरा लौट आएंगे, पानी ले आएंगे अपने साथ पीने के लिए बोतलों में, भेज देगा मोदी। उसमें है क्या? RSS में से इसमें बहुत आदमी है, बम ब्लास्ट, कहीं मस्जिद में बम फोड़ दो, मक्का मस्जिद में हैदराबाद में कहीं कुछ फाड़ दो। और सुनील जोशी का तो मर्डर को राजेंद्र ने अपने प्रचारक जो था, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह के जो गैंग का लीडर था। तो अब ये सवाल ये है कि ये तो हो गया, श्रीलंका का लोन भी चुकता हो गया, परेशान था श्रीलंका, तो बड़ा काबिल आदमी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई प्रेसिडेंट का, और बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीते, और चाइना भी कम्युनिस्ट। तो अब जो बुद्धिस्ट पार्टी हैं दो, बंडाई नायके फैमिली की और सेना नायके फैमिली की, वो द्वारा वो पार्टी कभी नहीं बन पाएंगे, कम्युनिस्ट राज हो गया सब लिए चाइना में। तो और इंडिया के साउथ में आके बैठ गया, और तमिल इलम वहाँ से 300-350 किलोमीटर है, जिस इलाके में तमिल मेजोरिटी इलाका है। 400 किलोमीटर का 50 किलोमीटर बोनस में जोड़ लीजिए ना आप प्यारे दोस्तों, 40 किलोमीटर बोनस। और मैं कहीं करेक्शन कर रहा हूँ तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल के उसको करेक्शन कर देना मेहरबानी करके, क्योंकि डिस्टेंस मैं तो कभी गया ही नहीं श्रीलंका। हाँ, ये RSS के आदमी गए होंगे अपने लठिया घुमाते हुए खोपड़ी के पीछे, अकल के पीछे लठ घुमाते रहते हैं रोजाना शाखों में। तो है, अब ये तो हो रहा था, जो हो गया उसमें कोई क्या कर सकता है। और इस जनवरी में 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी ने वो नया देश पैदा कर दिया बांग्लादेश, तब से पाकिस्तान का कि कुत्ता हो रही, तो कुत्ता पक्की, आना ना जाना, बात ना चीत, कोई कुछ नहीं। अब इस जनवरी में वहाँ पे 5 अगस्त को 24 में इसकी मोदी की जो गर्लफ्रेंड है शेख हसीना वाजिद, वो भी जैसे मोदी बेईमानी से इलेक्शन जीत रहा है वो भी जीत रही थी। वहाँ की जनता परेशान हो गई, तो डिक्टेटरी करी, अपोजिशन वालों को जेल में डाल दिया। और मकबूल यूनिस जो नोबेल प्राइज विनर है, वो पॉलिटिशियन, उसको भी जेल में डाल दिया। 7-8 मुकदमे ठोक दिए उसके खिलाफ भी, जैसे रोज राहुल गांधी के पीछे ठोकते रहते हैं, केजरीवाल के पीछे ठोकते रहते हैं मुकदमे, ऐसे उसके खिलाफ भी ठुकवा दिए। या मोदी की हरकत हो, उसको बेचारे को क्या अकल, औरतों को कहाँ इतनी अकल होती है, ठुकवा दिया मुकदमे, भिजवा दिया। वो कौन थी, जियाउर रहमान जो था, जो प्रेसिडेंट बन गया था, जनरल जियाउर रहमान, उसकी बीवी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, 2 दफे वही प्राइम मिनिस्टर रही। ये बेगमें दोनों लड़ती रहती थी, औरतों का काम ही लड़ना है, तो इसने उसको भी जेल भिजवा दिया। जो क्या नाम है उसका, लेडी का, वो भी 78 के आसपास हो गई, बुढ़िया हो गई। तो ये दोनों बेगमें लड़ते रहते थे आपस। औरतें तो ऐसी सब जगह लड़ती हैं, हिंदुस्तान में भी लड़ती हैं, आपके घर में पास पड़ोस की औरतों में लड़ती होंगी, आपको पता है ना दोस्तों। तो खैर, अब ये श्रीलंका तो हो गया इसके काबिल। अब क्या हुआ कि इसमें जनवरी 2025 में पहले तो बांग्लादेश का जो नंबर 2 का जनरल,
वो पाकिस्तान गया। जो इंडिया में उनके कमीशन ऑफिसर आते थे ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी के, उनको तो बुला लिया वापस बांग्लादेश। ये तो हिंदुस्तान में तो गधों की फौज है, RSS वालों की। ये तो हिंदू सेना है, ये भारतीय इंडियन आर्मी थोड़ा ना बची है, ये तो हिंदू सेना हो गई। तो उसने कहा ये ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, ठीक, उसको बुला लिया अपने फौजियों को वापस। और 2 नंबर के जनरल साहब गए पाकिस्तान, वहाँ गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, एग्रीमेंट कर रहे कि आप हमारे आदमी को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि वो तो पक्के हार्ड कोर फाइटर था। 10 साल रशिया से लड़े हुए, सोवियत यूनियन की फौज से 1 लाख फौज थी, एयरफोर्स में थी, बम गिराते थे इन पे, मुजाहिदीन पे, भगा दिया 10 साल लड़के। वो 15 दिन की लड़ाई लड़ने वाली ट्रेनिंग नहीं देते, वो 10 साल लड़ने वाली ट्रेनिंग देते। उसके बाद उन्होंने तालिबान पैदा कर दिया। तालिबान वो लड़े, US की फौज आ गई, आर्मी, दोनों वर्ल्ड पावर। 10 साल US की फोर्स से लड़े, वो अपना कच्चा बनियान छोड़ के, हथियार छोड़ के, वर्दी पेटी छोड़ के भाग गए, और सारे हथियार इनके हाथ लगे, तालिबान हो गए। और उस काल में वो क्या करना है, 3 साल से वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये बड़े काबिल आदमी हैं, इनसे ट्रेनिंग दिलवाओ। तो उन्होंने कहा भाई भाई ऐसा तो हमने, आप अपने आर्मी नहीं, हम आपके यहाँ आकर ट्रेनिंग दे सकते, आपके घर पे आकर आपको ट्रेनिंग दे सकते। तो वो जो आर्मी के जो ट्रेनर है वो बांग्लादेश चले गए। अब जो उन्होंने मुजाहिदीन किए थे, तालिबान किए थे, वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग दे देंगे, वहाँ पैदा हो जाएंगे। 71 से लगा के और 2024 अगस्त तक दोस्ती थी, इंदिरा गांधी बनाया, बड़ा प्यार। पर ये हसीना के इश्क में ऐसा पागल हुआ, कोई दुश्मनी मान ली बांग्लादेश की। अरे भाई मोहब्बत तो होती है, सबको होती है, मेल फीमेल में, इसमें कौन सी गलत बात है, अच्छी बात है, मोहब्बत कर, एक से नहीं 4 से मोहब्बत कर। और मोदी को तो ऐसी इश्क में अंधा हो गया, वो कहते हैं गधी से प्यार तो परी में क्या कुछ। तो फिर परी अच्छी नहीं लगती जब गधी से मोहब्बत हो जाए, वही हाल है मोदी का। तो अब क्या, अब शेख हसीना इसके मेहमान है, एंटरटेन कर रहे हैं इसको, मौज मस्ती मार रहे हैं दोनों, काम धाम तो कुछ करता नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो काम तो कोई ऑफिस में फाइल आएगी नहीं उसका कोई, तो करेगी क्या, मोदी की माला जपती रहेगी। तो क्या, अब वहाँ पे ट्रेलर पहुँच गए। अब उसके बाद अभी पिछले हफ्ते वहाँ जो जासूसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल था असम मलिक, वो पहुँच गए, फिर हम आपस में जासूसी के मामले में कोऑर्डिनेट करेंगे। एक भाई अच्छी बात है भाई, दोस्ती तो सब एक दूसरे का सहयोग तो करना ही चाहिए ना। तो यानी कि 54 साल के बाद मोदी ने वो हालत पैदा कर दी कि जिनको इंदिरा गांधी ने बांट के 1 के 2 टुकड़े किए, मोदी 2 को जोड़ के 1 कर दिया। अब आ जाओ भैया तुम दोनों। उधर बांग्लादेश, वहाँ आर्मी के मेजर जनरल साहब हैं एक, और 2-3 आवाज़ें आ रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश की बात हो रही है। क्यों कि असम, इस वक्त माफ़ कीजिए दोस्तों, बिहार 1775 से लगा के 1936 तब ये बिहार और उड़ीसा, ये दोनों बंगाल की प्रोविंसेस थी। अब कितने साल हो गए, 1775 से 25 साल, 100 साल वो, 125 और 36, 41, 51, 151 साल से बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बाकी ये बांग्लादेश के साथ है। तो अगर जो कहते भी अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया भाई, मोदी की इच्छा पूरी हो रही है ना। इसको तो हिंदुस्तान, चलो RSS तो हिंदू का पार्टी है ना, उसको तो किसी को लेना देना है हिंदू का अलावा। तो क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश की तो बढ़ रहे हैं। तो भाषा कल्चर जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो लैंग्वेज होती है उसी के मुताबिक कल्चर होती है सोसाइटी की।
और एक भाषा, एक कल्चर, एक देश और एक इलेक्शन। डेमोक्रेसी तो इलेक्शन तो होना ही चाहिए ना। अब हमारी मुर्मू साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कल कह रही थी अपनी स्पीच में, एक नेशन एक इलेक्शन। अब एक नेशन तो बनेगा जब एक भाषा होगी, एक कल्चर होगी। तो बांग्लादेश ही तो है। शायद बिहार में कुछ कम हो, उड़ीसा में कम हो, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो एक ही है। दोनों, ममता बनर्जी भी बंगाली बोलती है, ये हसीना भी बंगला बोलती थी, खालिदा जिया भी बंगला बोलती है, और जो प्रधानमंत्री है वो भी बंगला बोलता है। चलो ये भी सुलझ जाएगा मामला। अब जो है कि इमरान खान न्याजी, ये पश्तू है, पठान, ये कह रहा था, हल्ला मचा रहा था कि मेरी जो सरकार है, ये यूएस वाली इंटेलिजेंस एजेंसी, वही सरकार घुराने में, उसने एक लेटर में दिखाया कि जो वहाँ की एम्बेसी को भेजा गया था, वो हल्ला मचाता रहा, कोई सुनता ही नहीं उसकी। गरीब आदमी, सिटी प्रधानमंत्री, कोई नहीं सुनता, उसकी सरकार को हटा दिया। और अब जो है करप्शन के मामले में 14 साल की जेल की सजा कर दी इमरान खान को। और उसकी बीबी, वो क्या, मुशारा बीबी, आप नाम ठीक कर लेना उस लेडी का नाम, भली लेडी है बेचारी, तीसरी बीबी है उसकी, तो उसको 10 साल की सजा दे दी करप्शन के मैटर में। क्या ये तो होता रहता, को बड़े ईमानदार हैं जज। पाकिस्तान की जुडिशरी और यूएस की जुडिशरी बहुत ईमानदार जुडिशरी। हिंदुस्तान ऐसे चोर नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो को सबसे फांसी लगा दिया भ्रष्टाचार में, उसके बाद बाकी को फांसी तो नहीं लगाई, मगर सबको जेल में डाल दिया जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे जारदारी था, पता नहीं कौन, मेरा नाम भी मुझे पता नहीं, क्यों मेरी ज़्यादा पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है। अखबारों में आता पढ़ लेता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया तो भूल जाता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। तो आप देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाए कौन कौन प्रधानमंत्री रहे और किन किन को करप्शन के केस में बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री को बंद नहीं किया। जितने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हुए शायद उससे 2-4 कम होंगे ना, प्रधानमंत्री यहाँ भी बहुत सारे हुए हैं, एक को नहीं बंद किया जेल में। फांसी लगाने की तो बात ही छोड़ो, और सब एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, करप्ट कहते हैं। क्या भाई, जब तुम करप्ट है तो बंद कर। सुप्रीम कोर्ट में तो मुसीबत क्या है, फांसी ना लगाओ, जेल में तो भेज दो। वो भी तो इसलिए जो बांग्लादेश से भेजे थे अपनी जो ट्रेनिंग के लिए इंडिया, वो भी वापस बुला लिए कि भैया हम तो पाकिस्तान के जजों से इनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे या अमेरिका से कराएंगे। ये तो हमारे जजों को बेईमान बनाने, अपने जज तो इनके बेईमान ना, बांग्लादेश के जजों को बेईमान बनाएंगे। और मोहम्मद यूसुफ साहब के जिस दिन उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का चार्ट ओवर किया, अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश और 4 जजों ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि वहाँ पर 10-11 जज हैं साथ सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 5 आधे जजों ने इस्तीफा दे दिया। ईमानदारी से तो नौकरी कर नहीं सकते। जो हसीना कहे कि भैया इतने वसूली करके तो देनी पड़ेगी जजों को, क्या किया जाए। तो अपने उन्हें जज भी वापस बुला लिए ट्रेनिंग के लिए, आर्मी का ऑफिसर पे वो भी बुला लिए, उसकी जो आर्मी का ऑफिसर पाकिस्तान से बुला लिए, जासूस जो है वो पाकिस्तान से बुला लिए अपने ट्रेनिंग के लिए। तो यानी कि ये दोनों जो आपस में इंदिरा गांधी फाड़ के टोक किए थे कभी ना मिलने वाले, उनको मोदी ने मिला दिया, दोनों गले लिपट गए, आर्मी भी हो गई। अब ये हिंदू सेना जो रह गई, इंडियन आर्मी जो बन गई है, नाम बदल दिया है, तो क्या करेगी, उधर बांग्लादेश से ताल्लुकात बिगाड़ दे। और वो शेख हसीना भी कह रही है कि मेरी सरकार तख्ता पलटा है, वो यूएस के पलटा है। इमरान खान भी कह रहा है मेरा तख्ता पलटा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा तख्ता पलटा है, और शेख हसीना भी कह रही है। दोनों ही सच बोल रहे होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा, मुझे और आपको क्या पता, हमारे पास तो जासूसी एजेंसी है ही नहीं। अब ये अजीत डोवल, ये चाइनीज एजेंट है। जब तमिलनाडु में मर्डर हुआ था इंदिरा गांधी का, ये अजीत डोवल जो है, जो इंडिया का INS है, ये उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। उसके मर्डर के बाद PV नरसिम्हा राव बन गए प्राइम मिनिस्टर। PV नरसिम्हा राव जो है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी करने का भी काम इसी को दे दिया।
जो बचा नहीं सका इंडिया के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उसकी इंक्वायरी का चार्ज भी इसको अजीत डोभाल को दे दिया और ये लेकर बैठ गया कि इंक्वायरी नहीं करता। और सोनिया गांधी बाहर परेशान, उसके तो पति की हत्या हो गई, विधवा हो गई, विधवा कोई और विधवा नहीं होना चाहती, इसकी वजह से विधवा हो गई। अब वो बाहर नरसिम्हा राव से कभी इंक्वायरी, अब प्रधानमंत्री क्या करे, वो इसको कहता भाई जल्दी इंक्वायरी को, जल्दी खटके नहीं देता। तो सोनिया गांधी के मनमोहन और उसके पीवी नरसिम्हा राव को बाद में आकर ताल्लुकात बढ़ गए कि मेरे हस्बैंड की हत्या हो गई, क्या मैं विधवा हो गई और तू इंक्वायरी कराएगा उनको कर। अब ये प्रभावित तो इंक्वायरी तो इसने करनी थी, अजीत डोभाल ने इसको तनख्वाह दी, इसको इंचार्ज बनाया था, अब इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। सबसे निकम्मे आदमी वो को देश की सुरक्षा सौंपते तो यही होना है ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हो, अब ये श्रीलंका भी उसी टीम में शामिल हो गया। तो दो की जो पहले एक था, एक इधर एक उधर, और वो दोनों हाथ मिला दिया और तीसरा श्रीलंका पहुंच गया। तीनों चाइना पता नहीं, वो तो कह रहे यूएस वालों ने हटाई है। अब ये मोदी के भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, नेता, वो भी हल्ला मचा रहे हैं कि यूएस जो है मोदी सरकार को का तख्ता पलट कराने के चक्कर में लगा हुआ है। और पता नहीं भाई मोदी अब खुद तो नहीं कहेगा और उसी क्या हलवाएगा ना, जो मिनिस्टर तक कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। होगा भाई, हमें क्या, आपको क्या पता है, हो रहा होगा, होता है ऐसे चुपचाप होता है काम तमाम। अब ये भी हल्ला मचा रहे हैं, वो कहते हैं, अडानी भी कह रहा है, गौतम अडानी, कि ये मोदी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं बदमाश। ठीक कह रहा होगा, मोदी का दोस्त है, दोस्त में तो बात होती है ना आपस में। तो ये अडानी भी और इसके मोदी की कैबिनेट मिनिस्टर। अब मोदी क्या करे, भाई लैला क्या करे, चारों का मजनू की भीड़ लगी हुई है। वो सोनी महिवाल वो कच्चे खड़ा बिना पका नदी में कह दिया, छिपा के रात को वो आ जा, तू उस पर बह गया, वो डूब के मर गया बेचारा सोनी के इश्क में। वो अब लैला क्या करे, फंसा हुआ है मोदी का हाल लैला वाला हो रहा है। क्यों, शिवशंकर उसकी बीबी जापानी, उसके तीनों बच्चे यूएस के सिटीजन, वो वहाँ बैठा था। तो वो तो बच्चों से मिलने गया, मोदी का भी मेरे लिए इन्विटेशन कार्ड लिया, मैं ट्रम्प के उसमें शामिल हो जाऊँगा, मैं भी कुछ खा पियाऊँगा दावत में, सरकारी खर्चे पे 8,500 के करोड़ का जहाज है, तफरी करके आ जाऊँगा यूएस घूम के। वो उससे मिला ही नहीं, ट्रम्प ने तो मिला ही नहीं। वो तो अपने बेटे बेटी के साथ मौज मस्ती मार रहा, अपने फैमिली वैकेशन पे गया हुआ है शिवशंकर फॉरेन मिनिस्टर। अजीत डोभाल ने अब ये चीन का एजेंट बन गया, इनकी दोस्ती करा दी पाकिस्तान बांग्लादेश की, उधर श्रीलंका की उसमें शामिल करा दिया गैंग में। ये अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये इनकी है। चीन ने 4,500 एकड़ जमीन का कब्जा कर लिया। अजीत डोभाल तो प्रधानमंत्री तो थोड़ा सिक्योरिटी का एजेंसी, इनको पता होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मोदी ने कहा हमारी कोई जमीन नहीं है, झगड़ा की बात का है। वो ये ना किसी की बीबी भगा कर ले जाओ, कह दो मेरी बीबी थी नहीं है, तो लेगा भगा, जिसकी होगी वो पकड़े। तो अजीत डोभाल का वो हाल है, मोदी तो वो सलाहें दे रहा है। तो अच्छा, अब वो एक है पीयूष गोयल। अब मैं अभी एक बात कर रहा था, सुबह एक सज्जन मेरे पास आए थे, मैं कहा जो आदमी किसी से रिश्वत ले लेता है वो उसके खिलाफ नहीं बोलता, वो उसका एजेंट बन जाता है। अभी यूएस के पास वहाँ का प्रेसिडेंट थोड़ा रिश्वत, वहाँ की कंपनियों के थ्रू रिश्वत दी जाती है, रिश्वत तो चौथे हाथों दी जाती है। अब जो इलेक्ट्रिक इंजन में इंडिया में 95% जो है इलेक्ट्रिक इंजन है, शायद 100% ही हो गया, तो उसमें सॉफ्टवेयर लगना है। ओरेकल कंपनी ने यूएस की उससे सॉफ्टवेयर परचेस किया, उसमें 15 करोड़ रुपये ब्राइब खा गया, तो यूएस का एजेंट बन गया ना। क्यों, अच्छा उनको तो अमेरिका तो ईमानदारी का साहब, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिया, वहाँ के एजेंसी से पकड़ लिया कि 15 करोड़ के लिए 345 करोड़ जुर्माना लगा दिया, पेनल्टी 45 15 60 करोड़ हो गए। और कुछ के सॉफ्टवेयर की भी कॉस्ट होगी, फिर ओरेकल कंपनी खुद भी कुछ कमाएगी, पेट तो उनके भी है ना। तो यानी कि इंडिया से 70-80 करोड़ रुपये वसूल लिया
उसमें 15 करोड़ साहब पीयूष गोयल साहब को मिल गए, और फिर इनको नहीं, अगर जो उनकी बात मानेगा तो खुलासा कर देंगे, पकड़वा देंगे इसको, पीयूष गोयल को। यहाँ भी तो भ्रष्टाचार क्राइम है ना, रजिस्टर्ड एक्सटॉर्शन, रजिस्टर्ड करप्शन 1988, मनी लॉन्ड्रिंग सब में आ जाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बम्बई का, पक्का धूर्तता है, तो ये भी अमेरिकन एजेंट बन गया, तो वो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन एजेंट। आपका पीर और भी कई कैबिनेट में मिनिस्टर बैठे, वो जो चीन के एजेंट है, किसी ना किसी का रिश्वत लोगी तो उसी का, यूएस का रिश्वत दी तो उसी का एजेंट बन गया। पीयूष गोयल यूएस का एजेंट, ये दो तो मिनिस्टर यूएस का एजेंट। अजीत डोवल 4,500 रुपये जमीन जो चीन को दे दी, उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो चीन का एजेंट बन गया। बोले कैसे, माल खा के बैठ गया ये भी। तो दोस्तों ये हो रहा, मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अब मैं क्या कर सकता, मैं 80 साल के छाप, आज में से कुछ बहुत से लोग जवान होंगे, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्रेमी, मेरे व्यूअर्स, तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि कैसे इस सब झंझटों से बचाया जाए। मैं इन झंझटों से बचाने का ये है कि जो है ये इस नरेंद्र मोदी जो है इनको काबू नहीं कर पा रहा, चारों तरफ चक्रव्यूह में घुसा हुआ है, पांडव के चक्र, सारे पांडव बैठे हुए हैं, ये एक ही ये कौरव बैठे हैं चारों तरफ। एक पांडव बेचारा अभिमन्यु, मोदी रह गया, मोदी क्या कर लेगा, अभिमन्यु मारा जाएगा ये भी किसी से। अब ये वो कह रहे हैं दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश कि हमारी यूएस सरकार में, और ये भी मोदी के भी भक्त कह रहे हैं कि यूएस हमारी सरकार बदलवाने, कुछ पता नहीं, हमारे बस की थोड़ा ना रोकना, हमें कौन पूछता है आपको भाई। इसका मोदी भक्त है तो इसका अंध भक्त है, भक्त बोलने को अंध भक्त कौन है। वो जब अकल से अंधा हो जाता है, दिमाग के साथ लड़ाता नहीं, सोचता नहीं, उसको अंध भक्त बोलते हैं। भक्त होने में कोई नुकसान नहीं है, मैं भी भक्त हूँ, मैंने भी कई दफ़े बीजेपी को वोट दिया। अब तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया दिल्ली में, वो मैं कोरोना में आया ही नहीं यहाँ। हाँ, फ्लाइटें बनती बंगलौर से, आता कैसे, मैं कुछ चिड़िया परिंदा तो हो नहीं, आसमान में उड़ के आ जाऊँ तो कबूतर तो हो नहीं मैं, तो क्या नहीं काट दिया। मैं वो दोबारा जुड़वाने के देखा, पता नहीं डालने आया ही नहीं आया, जिसमें नाम डालने देंगे वोट, मुझे नहीं डालने देंगे, डाल दे ठीक है, ना डालने दो ठीक है। मैं कौन सा प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ, तो मुझे ना माने इसलिए ना माने, मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। मुझे दोस्त मानते तो दोस्त है ठीक है, दुश्मन मानते हैं तो भी ठीक है, मुझको क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड ऑफ फो बोथ आर इक्वल, आई एम फ्रेंडली टू ऑल, आई एम फ्रेंड एंड फो, FOE और फो। तो चलिए ठीक है, अच्छा, तो सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।